स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी कक्षा 10 का जो सेकंड पार्ट है चैप्टर, उसका दूसरा बिंदु जिसे हम कह रहे हैं श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे अपन। श्वसन का मतलब होता है सांस लेना, ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। तो हमें श्वसन की जरूरत क्यों होती है, हम क्यों करते हैं श्वसन, बात ये है। तो इसे हमने पिछले टॉपिक में हमने पाचन तंत्र पढ़ा था। पाचन तंत्र में हमने भोजन को पचाया है और फिर उसको अवशोषित करके हमारे रक्त में मिला लिया है। अब क्या करता है, जैसे जैसे शरीर में रक्त परिवहन करता है, पूरे शरीर में रक्त दौड़ता रहता है, तो उस भोजन को पूरी शरीर की जो पूरी कोशिकाएं हैं वो आतंक वो रक्त पहुंचा देता है। अब कोशिकाएं क्या करती है, उस भोजन से डायरेक्ट ऊर्जा नहीं ले सकती, इसलिए कोशिकाएं उस भोजन को तोड़ती है और तोड़कर ऊर्जा बनाती है। तो उस भोजन को तोड़ने के लिए हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब जब वो ऑक्सीजन उनको मिल जाती है तो वो उस भोजन का विघटन करती है, उसको तोड़ती है और वो कोशिकाएं उस भोजन के विघटन से ऊर्जा बनाती है। उस ऊर्जा को वो कोशिकाएं अपने कार्य करने के लिए काम में ले लेती है। अर्थात में कह सकते हैं कि कोशिकाएं भोजन का ऑक्सीकरण करके, ऑक्सीजन जब उसके साथ जाएगी तो भोजन का क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा बनती है और उस ऊर्जा को कोशिकाएं काम में लेती है। अब जब भोजन टूटता है तो उसके साथ साथ कुछ हानिकारक गैस भी बनती है जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। वो हानिकारक होती है जिसको ब्लड के द्वारा वापस फेफड़ों से बाहर निकाल दिया जाता है। तो हम देखो पहले इसकी परिभाषा को देख लेते हैं कि हमारे शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये तो आपको पता है कि बिना ऊर्जा के कोई काम नहीं हो सकता। इस ऊर्जा की प्राप्ति भोजन के ऑक्सीकरण से होती है। इस ऊर्जा की प्राप्ति किससे होगी, भोजन के ऑक्सीकरण से। और भोजन का ऑक्सीकरण करने के लिए क्या चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए। अतः शरीर की कोशिकाएं ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा बनाती है। तो जैसे ही शरीर में भोजन चला गया जो हमने अवशोषित किया और फेफड़ों से हमने क्या ले ली, ऑक्सीजन ले ली, इसलिए हम श्वसन करते हैं। शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए हम श्वसन करते हैं, हमारे अंदर श्वसन तंत्र पाया जाता है। जैसे ही ऑक्सीजन उन कोशिकाओं तक पहुंच जाती है तो उन ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा बनाती है तथा साथ ही CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जिसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि यह हानिकारक होती है। और जो ऊर्जा बनेगी उसको कोशिकाएं अपने काम में ले लेगी। तो हम श्वसन कहते किसे हैं, प्रश्न ये आता है कि श्वसन कहते किसे हैं, क्या श्वसन किसे कहते हैं। तो इसकी देखो परिभाषा, तो ये श्वसन वह क्रिया है जिससे शरीर की कोशिकाएं ऑक्सीजन ऑक्सीजन को हम किस सूत्र से लिखते हैं, O2। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा व हानिकारक CO2 गैस उत्पन्न करती है, इसे ही श्वसन कहते हैं। देखो तो हम परिभाषा दे रहे हैं, बहुत ही सिंपल परिभाषा हमने लिखी है कि वह क्रिया जिसमें शरीर की कोशिकाएं ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा व हानिकारक CO2 गैस अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करती है। इस ऊर्जा को तो काम में ले लिया कोशिकाओं ने और हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इसलिए तो हम कहते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो ऑक्सीजन ली तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ गई, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आई है, जब भोजन को हमने कोशिकाओं में तोड़ा तो वहाँ से उत्पन्न हुई है। देखो इस जो ये ऊर्जा बनी, ये ऊर्जा ATP के रूप में बनती है। ATP का पूरा नाम याद रखिएगा, इसका नाम है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसिन से A, T से ट्राई और P से फॉस्फेट के रूप में होता है। ये एक अणु है जिसके अंदर ऊर्जा पाई जाती है, कोशिका समय समय पर इससे ऊर्जा ले लेती है। अर्थात में कह सकते हैं जैसे हमारे भोजन गया, उस भोजन में का ऑक्सीकरण हुआ तो उससे ऊर्जा बन गई और क्या बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमने शरीर से बाहर निकाल दिया। ये तो श्वसन की परिभाषा हो गई। अब अपन पढ़ते हैं हमारे श्वसन का नामांकित चित्र। देखो हमारे श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाते हैं। श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र, ये परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जाता है कि श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखो क्या क्या होता है हमारे श्वसन तंत्र में। देखिए ये हम श्वसन किसे लेते हैं, हमारे नाक से लेते हैं। तो हम अब किस तरह से देखो लेंगे, हमारे नाक के अंदर क्या दो नासा छिद्र होते हैं, दोनों एक पतली एक पट्टी से दोनों नासा छिद्र वो अलग अलग रहते हैं और ऊपर ये हमारा नाक है वो घुमावदार मार्ग में होता है इस तरह से।
इस तरह से रहेगा ये, और अंदर जाकर ये इस तरह से मुख और हमारी नासा का जो मार्ग है वो एक जगह जाके खुलेगा। और ये हमारी है श्वसन नली, ये हो जाती है हमारी श्वसन नली। देखो यहाँ से इस ये तो है नाक या नासा द्वार, इसको हम क्या कह रहे हैं, नासा द्वार। ये हमारी है, ये जो बाहर देख रहे हो नासा द्वार है, और ये अंदर जाकर नासा द्वार किस में खुलते हैं, नासा गुहा में खुलते हैं। और ये है, ये जो हम ये ग्रसनी है, ये जहाँ पर मुख गुहा और नासा गुहा दोनों आकर मिलती है, दोनों का मिलन स्थल है, उसको हम कह रहे हैं ग्रसनी। और ग्रसनी का जो नाक की तरफ गुहा की तरफ वाला पोर्शन है उसको हम कहेंगे नासा ग्रसनी। फिर ये नासा ग्रसनी में यहाँ पर देखो एक पर्दा लगा हुआ है, इस पर्दे को हम कहते हैं एपिग्लोटिस, और ये हमारी श्वास नली है। यहाँ पर क्या होता है, ये श्वास नली है यहाँ पर। तो ये है श्वास नली के ऊपर ये जो पर्दा लगा हुआ इसको हम कहते हैं घाटी ढक्कन, या इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एपिग्लोटिस, जो कि भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है, एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन। और ये हो गई हमारी श्वास नली। ये देखो अब हमारे गले से निकलकर हमारे छाती के अंदर आ गई है। इस श्वास नली क्या होती है, बहुत ही कोमल होती है, हमारे आगे की तरफ होती है गर्दन के। इसकी सुरक्षा के लिए बहुत ही पतली और मुलायम नली होती है, तो ये पिचके नहीं, इसके लिए इस पर क्या होता है, देखो इस तरह के सी आकार के छल्ले रहते हैं इसके ऊपर, इस तरह से सी आकार के पूरे नहीं होते, क्योंकि इसके पीछे तो भोजन नली आ गई इसलिए वहाँ पर नहीं होगा। तो इसके आगे की तरफ देखो इस सी आकार के छल्ले होते हैं, ये इसके पर छल्ले बने हुए हैं जो इसकी क्या करेंगे, सुरक्षा के लिए बने हुए हैं। ये छल्ले किसके लिए है, इसकी सुरक्षा के लिए। अब ये देखो इस तरह से, अब हमारी ये जो श्वास नली है ये फेफड़ों में जाकर दो भागों में, सॉरी छाती में जाकर दो भागों में बढ़ जाती है। इस तरह से दो भागों में बढ़ गई, देखो ये दो भागों में बढ़ जाती है, और ये हमारे फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। कहाँ प्रवेश कर जाएगी, फेफड़ों में प्रवेश कर जाएगी। अभी इसको हम कह रहे हैं श्वास नली। अब जब ये दो भागों में बट गई, अभी देखो इसमें इस पर भी छल्ले पाए जा रहे हैं इस तरह से इसकी सुरक्षा के लिए, और ये हमारे फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। और अब हम ये फेफड़े बना देते हैं। ये तो हमारा है दायां फेफड़ा, और ये हमारा थोड़ा सा छोटा लेकिन उससे लंबा होता है, ये हमारा है बायां फेफड़ा, जिसके अंदर एक खांच पाई जाती है। इस तरह से हमारे फेफड़े हैं। ये अंदर जाकर फिर छोटी छोटी शाखाओं में बटी रहती है इस तरह से। ये देखो इस पर भी फिर छल्ले पाए जाते हैं, पूरे अब ओ आकार के छल्ले रहेंगे, फिर ये छोटी छोटी शाखाओं में बटी रहती है इस तरह से। ये छोटी छोटी शाखाओं में बटी हुई है देखो, और फिर ये यहाँ पर अंदर जाकर छोटी छोटी शाखाओं में बटी रहती है। मतलब ये बढ़ते बढ़ते बहुत छोटी छोटी शाखाओं में बटी हुई रहती है इस तरह से, और अंत में ये गुब्बारे की जैसी संरचना में खुलती है, जिनको हम कहते हैं वायु कुपिकाएं। तो ये हमारे दो फेफड़े होते हैं, दोनों फेफड़ों के ऊपर आवरण होता है इस तरह से। ये देखो दायां फेफड़ा थोड़ा बड़ा होता है, बायां फेफड़ा थोड़ा छोटा होता है। तो ये श्वास नली होगी। अब इसको हम कहेंगे, देखो ये श्वास नली हमारी छाती में आकर दो भागों में बट रही है, इसको हम कहेंगे श्वसनी, श्वसनी या ब्रोंकाई। अब श्वसनी अंदर जाकर देखो छोटी छोटी शाखाओं में बट रही है, प्राथमिक श्वसनी, द्वितीय श्वसनी, तृतीय श्वसनी। और ये श्वसनी इसके फेफड़ों में जाकर अंदर जाकर और भी छोटी छोटी शाखाओं में बट रही है। अभी देखो हमारी श्वास नली है, श्वास नली हमारी छाती में जाकर दो भागों में बट गई है, इसको हम अब कहेंगे श्वसनी, यानी श्वास नली आगे जाकर श्वसनी में विभक्त हो रही है। श्वसनी हमारे फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है और फेफड़ों के अंदर भी अनेक छोटे छोटे भागों में बढ़ जाती है, जिसको प्राथमिक श्वसनी कह रहे हैं, द्वितीय श्वसनी कहते हैं, फिर तृतीय श्वसनी कहते हैं।
और फिर श्वसनी भी छोटी छोटी शाखाओं में बटी रहती है, उनको हम कहते हैं श्वसनिकाएं। क्या कहेंगे? श्वसनिकाएं कहेंगे। देखो इनको कहेंगे ब्रोंकियोल्स या श्वसनिकाएं कहेंगे। और श्वसनिकाएं फिर अंत में किस में खुलेगी? वायु कुप्पिकाओं में। तो इस तरह से ये हमारी वायु कुप्पिकाएं हैं। ये दोनों फेफड़ों पर दो तरह के आवरण होते हैं। जो बायां फेफड़ा होता है, ये देखो हमारा बायां फेफड़ा है, बायां फेफड़ा, इसके लगभग दो भाग होते हैं। इस तरह से दो ही भाग होते हैं। जबकि ये जो दायां फेफड़ा है, दायां फेफड़ा, ये थोड़ा बड़ा होता है और इसके तीन भाग होते हैं। इस तरह से तीन भागों में बटा हुआ होता है। बाहर से देखें ना तो इसके तीन भाग होते हैं। यहाँ पर देखो एक खांच पाई जाती है, इस खांच में, इसको हृदय की खांच बोलते हैं। यहाँ पर हृदय पाया जाता है, इसलिए थोड़ी सी बाएं फेफड़े पर यहाँ खांच सी के पाई जाती है। इसके नीचे देखो यहाँ पर एक अरीय पेशियों की बनी हुई संरचना पाई जाती है। यहाँ पर इस फेफड़ों के नीचे ये, इस संरचना को हम कहते हैं मध्यपट, या इसका एक नाम और है डाईफ्राम। क्या कहते हैं इसको? मध्यपट या डाईफ्राम कहेंगे। देखो ये जो आपको संरचना दिख रही है, ये जब नीचे आएगा तब फेफड़े फूलेंगे, ऊपर जाएगा तो फेफड़े वापस पिचकेंगे। इसके अलावा देखो यहाँ पर भी श्वसन नलिकाएं हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे देखो देखो नासा द्वार है, नासा द्वार से वायु कहाँ आ गई? नासा गुहा में आ गई, वायु आ रही है बाहर से। नासा गुहा से वायु जा रही है नासा ग्रसनी से होते हुए हमारे कंठ में जा रही है। कंठ से वो जा रही है श्वास नली में। ये कंठ है, देखो जहाँ पर ये एपिग्लोटिस है, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं? कंठ, या इसको बोलते हैं लेरिंग्स। श्वास नली से फिर वो कहाँ गई? श्वसनी में गई। और श्वसनी से हवा कहाँ गई? श्वसनिकाओं में गई। और श्वसनिकाओं से हवा कहाँ गई? वायु कुप्पिकाओं में। और वायु कुप्पिकाओं में यहाँ पर गैसों का, यहाँ पर इस तरह से ये वायु नासा द्वार में, नासा द्वार से नासा गुहा में, फिर नासा ग्रसनी में, फिर कंठ में, फिर श्वास नली में, श्वास नली से गई श्वसनी में, श्वसनी से श्वसनिकाओं में, श्वसनिकाओं से वायु कुप्पिकाओं में, वायु कुप्पिकाओं में गैसों का आदान प्रदान हो जाता है। यहाँ पर गैसों का आदान प्रदान हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। इस तरह से हमारे फेफड़े, ये हमारा एक श्वसन तंत्र है, जिसमें हमने क्या कहा है कि ये हमारे नासा द्वार है, ये नासा गुहा है, फिर नासा ग्रसनी है, फिर ये कंठ है, कंठ के ऊपर एपिग्लोटिस लगा हुआ है। कंठ से नीचे की तरफ है हमारी श्वास नली। श्वास नली आगे दो भागों में बटी रहती है, जिसको श्वसनी कह रहे हैं। श्वसनी अंदर जाकर भी छोटी छोटी शाखाओं में बटी होती है। और फिर श्वसनी अंतिम रूप से अनेक छोटी छोटी शाखाओं में बटी रहती है, जिसको श्वसनिकाएं कहते हैं। यानी श्वसनीय किसमें बटी रहती है? श्वसनिकाओं में। ये और भी छोटी छोटी है, सबसे मोटी देखो श्वास नली फिर छोटी छोटी श्वसनी में, श्वसनी फिर और छोटी छोटी नलिकाओं में बटी रहती है, जिसको श्वसनिकाएं कहते हैं। श्वसनिकाएं लास्ट में जाकर वायु कुप्पिकाओं में जाकर खुल जाती है। ये वायु कुप्पिकाएं कटोरी जैसी संरचनाएं होती है, जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है। वहाँ पर रुधिर केशिकाओं का जाल पाया जाता है और वहाँ पर गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखो यहाँ पर इस श्वसन तंत्र की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो मानव का श्वसन तंत्र है, उसके तीन भागों में बांटा गया आपकी किताब में। देखो ऊपरी श्वसन तंत्र, ऊपरी में कौन कौन आते हैं? ऊपरी में ये आ जाते हैं नासा द्वार, नासा गुहा, ग्रसनी और हमारे कंठ। ये जो कंठ तक का जो पोर्शन है, इसको हम कहेंगे ऊपरी श्वसन तंत्र। और बाकी का जो नीचे का है, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिकाएं, हमारे दोनों फेफड़े, ये आ जाता है हमारा निचला श्वसन केंद्र। तो कंठ से नीचे वाला तो निचला श्वसन केंद्र, कंठ से ऊपर वाला ऊपरी श्वसन केंद्र। और यहाँ पर दो तरह की मांसपेशियाँ काम करती है, एक तो मध्यपट हो गया, और एक हमारे जैसे फेफड़ों के ऊपर हमारी पसलियाँ होती है। तो जो पसलियाँ होती है ना, उन पसलियों के, जैसे ये हमारी 12 जोड़ी पसलियाँ है, इन पसलियों के बीच बीच में अंतरापरसुक पेशियाँ पाई जाती है। तो वो भी हमारे फेफड़ों को फुलाने और पिचकाने में मदद करेगी।
तो उसको भी अपन पढ़ेंगे। तो 2 तरह की मांसपेशियां पाई जाएगी हमारे अंदर इनके अलावा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, देखो ऊपरी श्वसन केंद्र में कौन कौन है? नासिका है, मुख है, ग्रसनी है और स्वर यंत्र लेरिंग्स है। अगर नाक, हम मुख्यतः नाक से सांस लेते हैं, लेकिन कभी कभार नाक से न लेकर मुख से भी श्वसन लिया जा सकता है, क्योंकि मुख का रास्ता और नाक का रास्ता आगे जाकर ग्रसनी में एक जगह ही मिलता है। तो मुख से भी श्वसन लिया जा सकता है, ये भी हमारे फेफड़ों में वायु को भेज सकते हैं। लेकिन मुख से श्वास लेना सही नहीं है, क्योंकि मुख में हवा है वो क्षंति नहीं है। निचला, ये तो ऊपरी श्वसन केंद्र हो गया। निचला श्वसन केंद्र कौन कौन होता है? श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिकाएं और हमारे फेफड़ों के जो फेफड़े हैं जिसमें वायुकोपिकाएं होती है, वो सभी इसके अंदर आ जाएंगे। ये देखो। और श्वसन मांसपेशियां कौन कौन सी होगी? 2 मांसपेशियां होगी, एक तो मध्यपट होगा डायफ्राम और दूसरा होगी अंतः परसुका पेशियां, जिनको हम इंटरकोस्टल मसल्स कहेंगे। ये 2 मांसपेशियां हमारी श्वसन क्रिया में मदद करेगी। अब देखते हैं एक एक को। देखो पहले पढ़ते हैं अपन नासिका को। तो नासिका क्या है? देखो श्वसन तंत्र का पहला श्वसन अंग है, जो एक जोड़ी बाह्य नासा द्वारों से शुरू होता है। देखो ये हमारा नाक है, ये एक जोड़ी बाह्य 2 छिद्र होते हैं, उन छिद्रों से शुरू हो रहा है और अंदर जाकर ये नासा गुहा में खुल रहा है। नासा गुहा में क्या होते हैं? नासा गुहा के अंदर, जैसे हमारा नाक है ना, उस गुहा के अंदर, उसके अंदर के अंदर बाल जैसी संरचनाएं होती है, और जिसको जिसको अपन रोम या बाल या विशेष प्रकार की सीलिया होते हैं, और म्यूकस होता है इसमें चिकना पदार्थ। तो हवा के साथ जितने भी धूल के कण या फाइबर या कोई पराग कण या अन्य कोई पदार्थ आते हैं, तो वो यही इन बालों के द्वारा, इन पक्षमाप के द्वारा और श्लेष्मा के द्वारा रोक लिए जाते हैं। और जो आगे जो हवा जाती है, वायु जाती है, वो बिल्कुल छनकर जाती है और शुद्ध होकर जाती है। जितना भी कचरा होता है वो हमारे नाक में ही रोक लिया जाता है, श्लेष्मा द्वारा उसको चिपका लिया जाता है और वो फिर नाक से बाहर निकल जाता है। तो देखो यही है कि एक जोड़ी बाह्य नासा द्वार शुरू होता है। नासिका अंदर की ओर नासिका गुहा में खुलते हैं। नासिका गुहा में अनेक महीन बाल होते हैं, झाड़ूनुमा पक्षमाप तथा श्लेष्मा पाया जाता है। ये बाल होते हैं और छोटे छोटे पक्षमाप भी होते हैं। ये क्या करते हैं? बाल और पक्षमाप क्या करते हैं? वायुमंडल के अंदर, वायुमंडल से अंदर ली गई हवा को छान कर शुद्ध कर देते हैं। छान कर कैसे शुद्ध करेंगे? मान लो ये जैसी बाल जैसी संरचनाएं हैं, तो इसमें से हवा जाएगी, तो जो धूल के कण होंगे, फाइबर है, वो इसके यहाँ से चिपक जाएंगे और हवा है वो शुद्ध हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी। ये हवा के साथ आए धूल के कणों, परागकणों, फफूंद आदि को हटा देते हैं। श्लेष्मा चिकना पदार्थ होता है, जिससे क्या होता है? इन पदार्थों को चिपका कर फेफड़ों के अंदर जाने से रोकता है। इस प्रकार फेफड़ों में शुद्ध हवा ही प्रवेश करती है। तो हमें श्वसन नाक से ही लेना चाहिए, क्योंकि नाक में जो हवा जाएगी, नाक फेफड़ों में, वो शुद्ध होकर जाएगी, छन कर जाएगी। जबकि अगर मुख से लेंगे तो वो हवा छनेगी नहीं, और उसके साथ जो भी धूल के कण या फाइबर या तंतु होंगे, परागकण होंगे, फफूंदी होगी, वो सारी की सारी फेफड़ों में पहुंच जाएगी, इस फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो हमारे नाक है वो, देखो नाक प्रश्न यहाँ पर ये बनता है कि नाक की गुहा यानी नासिका का क्या कार्य है? तो आपको ध्यान रखना है, नाक में बाल होते हैं, पक्षमाप होते हैं झाड़ू की तरह, और श्लेष्मा चिकना पदार्थ पाया जाता है, जो कि हवा के साथ आए धूल के कणों को, परागकणों को, तंतुओं को, फफूंदी को और अन्य जो उड़कर हवा के साथ जो भी कोई उड़कर गर्द आ रही है, उस सभी को फेफड़ों में जाने से पहले नाक में ही रोक लिया जाता है, उसको चिपका लिया जाता है, और जो हवा फेफड़ों में जाती है वो शुद्ध होकर जाती है। दूसरा देखो, मुख से भी ले सकते हैं अपन। सांस लेने का द्वितीयक अंग कौन है? मुख। कई बार नाक बंद होते हैं तो मुख के द्वारा भी सांस लिया जा सकता है, लेकिन इसका एक हानिकारक प्रभाव क्या है वो देखेंगे। देखो तो ये मुख है वो द्वितीय अंग की भांति कार्य करता है। प्राथमिक अंग तो कौन है? नासिका ही है, लेकिन द्वितीय अंग की तरह काम कौन कर सकता है? मुख कर सकता है। श्वास को लेने के लिए, वायुमंडल से श्वास को लेने के लिए, श्वास लेने के लिए नासिका ही मुख्य अंग होता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर मुख से भी श्वास लिया जा सकता है। लेकिन मुख से ली गई वायु नासिका की तरह शुद्ध नहीं होती है, क्योंकि मुख में कोई छानने वाला बाल या पक्षमाप जैसी कोई रचना या श्लेष्मा नहीं है। तो कुछ मात्रा में हो सकता है कि लार वहाँ पर रोक ले, लेकिन हवा है वो बिल्कुल शुद्ध नाक की तरह शुद्ध नहीं होगी। इसलिए हमें श्वसन क्रिया है वो नाक के द्वारा ही करनी चाहिए। फिर देखो ग्रसनी आ गई। ग्रसनी आ गई ये ग्रसनी है जहाँ पर नाक का और मुख का जो भाग है वो वहाँ पर एक जगह मिल रहा है।
तो ग्रसनी में नासिका गुहा व मुख गुहा का सामूहिक भाग ग्रसनी होता है। ग्रसनी के 3 भाग होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। नासा ग्रसनी नाक की तरफ वाला, मुख ग्रसनी मुख की तरफ वाला और कंठ की तरफ वाला कंठ ग्रसनी होता है। नासिका ग्रसनी का वह भाग है जो नासिका गुहा की ओर होता है। तो देखो ये नाक की तरफ हमारा ये जो भाग है ग्रसनी का, ये नासा ग्रसनी कहलाता है, ये नासा ग्रसनी कहलाता है। वायु नासिका गुहा से गुजरने के बाद नासा ग्रसनी से होते हुए ग्रसनी में प्रवेश करती है। तो देखो ये हवा यहाँ से आई और इस तरह से यहाँ पर ये बाल थे, श्लेष्मा था, तो यहाँ से छनकर है ये हवा है वो ग्रसनी से होते हुए हमारे कंठ के अंदर प्रवेश करते हैं, श्वास नली में प्रवेश करते हैं, फेफड़ों में चली जाती है। तो नासा ग्रसनी होते हुए अभी ग्रसनी में प्रवेश कर चुकी है हमारी, ये जो ग्रसनी है उसमें हवा है वो प्रवेश कर चुकी है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा, देखो ग्रसनी से वायु है वो स्वर यंत्र यानी लेरिंग्स में प्रवेश करती है। अब हमारी जो हवा है वो ग्रसनी से, देखो हमारा ये कंठ है जिसको अपन लेरिंग्स कह रहे हैं, यहाँ पर ये कंठ है, यहाँ पर इसमें प्रवेश कर जाती है। स्वर यंत्र लेरिंग्स है वो हमारे श्वास नली का अग्रभाग है। देखो ये हमारे श्वास नली है, इसका ऊपरी भाग यानी अग्रभाग कौन है, हमारा कंठ या लेरिंग्स। तो देखो इस तरह से हमारी ये श्वास नली है, यहाँ पर ये लेरिंग्स पाया जाता है, यहाँ पर इस तरह से ये कंठ पाए जाते हैं। इस कंठ के ऊपर यहाँ पर ये पर्दा लगा होता है इसको भोजन को रोकने के लिए। यहाँ पर पल्लेनुमा लचीली उपास्थि पाई जाती है जिसको हम गाठी डखन या एपिग्लोटिस कहते हैं। देखो इस कंठ में ये कह रहा हूँ मैं कि यहाँ पर गाठी डखन या एपिग्लोटिस पाया जाता है। ये किसका बना होता है, एक लचीली उपास्थि का बना होता है, ये याद रखिएगा, बहुत ही लचीली होती है जो कि ऐसे मूवमेंट कर सकती है। तो स्वर यंत्र लेरिंग्स श्वास नली अग्रभाग है, यहाँ पर एक पल्लेनुमा लचीली उपास्थि पाई जाती है जिसको गाठी डक्कन या एपिग्लोटिस कह रहे हैं। इसका काम क्या है, ये श्वास नली पर एक ढक्कन की तरह कार्य करती है। इसका प्रमुख कार्य है श्वास नली में भोजन के प्रवेश को रोकना तथा वायु को श्वास नली में ही भेजना, ये इसका कार्य है। एक तो काम है श्वास नली में भोजन के प्रवेश को रोकना और वायु को श्वास नली में ही भेजना, ये इस गाठी डखन का या एपिग्लोटिस का प्रमुख कार्य है। अब ये स्वर यंत्र देखो, स्वर यंत्र क्या होते हैं ध्यान रखिएगा। अब हम आपको ये कंठ और बता देते हैं। ये जैसे हमारे कंठ है, ये हमारे गले के अंदर कंठ में क्या होता है कि कुल 9 उपास्थियाँ पाई जाती है। यहाँ पर जैसे इस तरह से यहाँ पर उपास्थियाँ पाई जाती है। ये कंठ 9 उपास्थियों से मिलकर बना होता है। यहाँ पर कंठ के अंदर 2 तंतु होते हैं। यहाँ पर इस तरह से हमारा कंठ है तो यहाँ पर इस तरह के 2 प्रमुख तंतु होते हैं जिनको अपन कहते हैं स्वर रज्जु। क्या कहते हैं, स्वर रज्जु। जब फेफड़ों से हवा आती है ना तो ये स्वर रज्जु है वो हिलते हैं और हिलने से क्या उत्पन्न होगी, आवाज़ उत्पन्न होगी, ध्वनि उत्पन्न होगी। तो हमारे कंठ में याद रखिएगा कुल 9 उपास्थियाँ पाई जाती है और यहाँ पर स्वर रज्जु होते हैं जिनके कंपन से आवाज़ उत्पन्न होती है, हम बोलते हैं। अब वो जो कंपन कब करेंगे, जब फेफड़ों से हवा आएगी तब ये रज्जु कंपन करेंगे। तो जब हम भोजन निगलते हैं तो हम ये ढक्कन बंद होता है तब हवा नहीं आएगी, तब हमारी आवाज़ बंद हो जाती है। इसलिए खाना खाते समय हम कह रहे हैं बोलना नहीं चाहिए क्योंकि ये ढक्कन की क्रियाविधि गड़बड़ा जाएगी। तो देखो हम स्वर यंत्र या लेरिंग्स पढ़ते हैं। ये श्वास नली का अग्रभाग है। देखो हमारी श्वास नली के सबसे ऊपरी भाग होता है, ये श्वास नली का सबसे ऊपरी भाग है ये, जो कंठ ग्रसनी और श्वास नली को जोड़ने वाली संरचना है। देखो ये हमारी कंठ ग्रसनी, ये इस कंठ के ऊपर वाले भाग है कंठ ग्रसनी और ये हमारे नीचे कौन है, श्वास नली। तो श्वास नली और कंठ ग्रसनी के बीच में कौन पाया जा रहा है, कंठ पाया जा रहा है। तो हम यही तो कह रहे हैं कि श्वास नली का अग्रभाग है जो कि कंठ ग्रसनी और श्वास नली को जोड़ने वाली एक संरचना है। स्वर यंत्र कुल 9 उपास्थियों से मिलकर बना होता है, याद रखिएगा। ये प्रश्न बनता है यहाँ पर कि स्वर यंत्र में लेरिंग्स में कितनी उपास्थियाँ पाई जाती है, तो कुल 9 उपास्थियाँ पाई जाती है। फिर है श्वसन स्वर यंत्र है वो श्लेष्मा झिल्ली से बनी हुई विशेष तंतुनुमा संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें स्वर रज्जु कहते हैं।
जब फेफड़ों से वायु आती है तो ये स्वर रज्जु कंपन करते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर क्या क्या प्रश्न बनते हैं, देखो। श्वास नली का अग्रभाग क्या कहलाता है? स्वर यंत्र कहलाता है। या कंठ गर्षणी और श्वास नली को जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो स्वर यंत्र कहते हैं। स्वर यंत्र कितनी उपास्थ्यों का बना होता है? 9 उपास्थ्यों का बना होता है। स्वर तंतु कहते किसे हैं? तो ध्यान रखिएगा कि हमारे कंठ में श्लेष्मा झिल्ली से बने हुए 2 तंतु पाए जाते हैं, जिनको स्वर रज्जु कहते हैं। इनका काम क्या है? इनका काम है ध्वनि का उत्पादन करना। एक प्रश्न ये बनता है कि स्वर रज्जु किसके बने होते हैं? तो स्वर रज्जु है वो श्लेष्मा झिल्ली के बने होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। स्वर रज्जु श्लेष्मा झिल्ली के बने होते हैं। इनका कार्य क्या है? इनका कार्य है ध्वनि का उत्पादन करना। हम जो बोल रहे हैं ना, वो जो आवाज़ आ रही है आपको, वो आवाज़ वो स्वर रज्जु के कंपन करने से आती है, क्योंकि हमारे फेफड़ों से लगातार हवा आ रही है, और उस हवा के आने से ये जो कंठ में दोनों रज्जु लगे हुए कंपन करते हैं, और उसी के अनुसार आवाज़ उत्पन्न होते हैं। तेज कंपन करेंगे तो तेज आवाज़ उत्पन्न होगी, धीरे कंपन करेंगे तो धीमी आवाज़ उत्पन्न होगी। तो यहाँ से प्रश्न जो बन रहे हैं वो आप लिख लेना, और इसको आप सभी को लिख लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम श्वसन तंत्र का जो बाकी का भाग है वो पढ़ेंगे।